हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम फिर से आ गए हैं पेपर 1 पर कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर। ज्ञान प्राप्त करने की विधियां। आज हम पढ़ेंगे ज्ञान प्राप्त करने की विधियां। पेपर 1 में है ज्ञान और पाठ्यक्रम यानी नॉलेज और करिकुलम में। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसकी विधियों को पढ़ेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। तो आइए देखते हैं। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ज्ञान प्राप्ति के दो मुख्य साधन हैं। उससे पहले जान लेंगे कि ज्ञान प्राप्ति करने की कौन कौन सी विधियां हैं। ठीक है। मानव प्रकृति से ही मानव प्रकृति से ही जिज्ञासाशील है, जिसके कारण वह आसपास के वातावरण की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रेरित रहता है। परंतु यह तो केवल आरंभ ही है। समय के साथ साथ जब उसके ज्ञान का विकास होता है तो वह और ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित होता है। जैसे पहले हम 1 2 3 सीखते हैं, ABCD सीखते हैं, फिर उसके बाद हमें वॉवल सिखाए जाते हैं, उनसे बने शब्द सिखाए जाते हैं। तो उसी प्रकार पहले उसके ज्ञान का विकास होता है तो वह और ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित होता है। वैसे भी आज का युग ज्ञान के विस्फोटक का युग है। विस्फोटक मतलब बहुत तरह का आजकल कंपटीशन है। आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे फ़ोन चला लेते हैं आजकल। इसीलिए मनुष्य के लिए यह ज्ञान आवश्यक हो गया है कि वह अपने ज्ञान को और भी बढ़ाए तथा अपने ज्ञान को आधुनिक ज्ञान के साथ जोड़ने का प्रयत्न करे। तभी वह आज के युग की बदली परिस्थितियों के अनुसार अपने जीवन को बदल सकेगा। ऐसा न करने पर उसका पिछड़ना लाजमी है। ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा प्रत्येक आयु वर्ग के लोगों में होती है। यह छोटे बालक से लेकर प्रौढ़ तथा वृद्धावस्था व्यक्तियों में भी देखने को मिलती है। यदि हम चाहते हैं कि बालक तथा प्रौढ़ों का मानसिक, शारीरिक तथा बौद्धिक विकास निरंतर होता रहे तो मनुष्य की जिज्ञासा की प्रवृत्ति को संतुष्ट करते रहना चाहिए। बालक के मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए ज्ञान प्राप्ति आवश्यक है। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति है चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, प्रौढ़ में हो या फिर वृद्धावस्था में, सभी में देखने को मिलती है और सभी के लिए आवश्यक है। इससे जिज्ञासा की जो प्रवृत्ति है वो बनी रहती है और उसको संतुष्ट भी करते रहना चाहिए। ठीक है। और अब बालक के जो मानसिक और बौद्धिक विकास हैं उनके लिए ज्ञान प्राप्ति जो है वो अति आवश्यक है। और इसके दो मुख्य साधन हैं। एक है इंद्रियानुभव के द्वारा ज्ञान यानी नॉलेज थ्रू सेंसेस, और दूसरा है तर्क बुद्धि। ये मैंने दोनों ही आपको पढ़ाए हुए हैं पहले, जब मैं आपको ज्ञान के प्रकार बता रही थी। सामान्य ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान बताया मैंने आपको। तो अब एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अनुभव, इंद्रियानुभव के द्वारा ज्ञान यानी नॉलेज थ्रू सेंसेस के अंतर्गत कौन कौन से विधियां आती हैं। एक आती है अवलोकन विधि, करके सीखना। अवलोकन विधि का मतलब है ऑब्जर्वेशन मेथड, और करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग। अनुभव से सीखना लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। और दृश्य श्रव्य सामग्री यानी ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है। अब पढ़ेंगे इसको थोड़ा ब्रीफली। अवलोकन विधि क्या है, ऑब्जर्वेशन मेथड क्या है। ज्ञान में वृद्धि करने के लिए हमें प्रकृति के बाहरी जो रूप हैं उनका अवलोकन करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए चीज़ों को। ठीक है। देखकर कि भाई ये कैसे हो रहा है, उनकी अनेक जो बातें हैं उनका ज्ञान होता है।
ठीक है। जैसे आजकल आपने देखा होगा, अगर बच्चा एक रिमोट कार लेता है तो उसको अच्छे से ऑब्जर्व करता है पहले कि ये कैसे चलती है, आगे कैसा होता है, पीछे कैसे होता है, और इसको राउंड कैसे ऑब्जर्व करता है बहुत अच्छी तरह। वैसे ही ऑब्जर्व करना चाहिए चीज़ों को, और अनेक बातों का उससे ज्ञान होता है हमें। प्रकृतिवादी, विशेष तौर पर रूसो, प्रकृति को बालक की सबसे बड़ी शिक्षिका मानते हैं। उनका कहना है कि अधिक उनका कहना था कि प्रारंभ के वर्षों में बालक को प्रकृति की गोद में रखकर शिक्षा देनी चाहिए। जो रूसो अध्यापक थे, उनको अधिक महत्व नहीं देता, ठीक है, अध्यापक को अधिक महत्व नहीं देता, लेकिन उनके अनुसार बालक का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक जो है उसकी केवल प्रकृति है। ठीक है, जहाँ अवलोकन होगा वहाँ निरीक्षण भी होगा। वो कहते हैं जहाँ पर ऑब्जर्वेशन होगा, हालांकि ये सही भी है, बच्चा खुद देखता है 1 2, ठीक है, उसको सिखाते अध्यापक है, लेकिन वो खुद ऑब्जर्व करता है कि 1 के बाद ऐसा लिखते हैं, फिर उसके बाद 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया कि रिमोट कंट्रोल कार कैसे पीछे होता है, कैसे आगे, आप जितनी बारी उसको बता लो लेकिन उसको नहीं समझ आएगा। अगर वो खुद ऑब्जर्व करेगा तो उसको जल्दी समझ आएगा। ठीक है, कि कैसे पीछे होता है, कैसे आगे होता है, और राउंड कैसे घूमती है। ठीक है, फिर उसके बाद है बालक अपने आसपास के वातावरण का निरीक्षण करता है। निरीक्षण के आधार पर ही अनुभव होता है, और फिर इन अनुभवों को हम अपने जीवन, समाज और देश के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। अपने अनुभवों के साथ साथ हम दूसरों के अनुभवों को सुनते हैं, और इन अनुभवों के आधार पर हम कोई मत बनाते हैं तथा अधिक अनुभवों की सहायता से अपने बनाए गए हुए मत को भी परखते हैं। इसके पश्चात अनुभवों द्वारा प्राप्त किए हुए ज्ञान की व्याख्या करते हैं और उस ज्ञान को तर्कपूर्ण ढंग से सुव्यवस्थित रूप से संगठित करते हैं तथा इस ज्ञान को स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो रूसो ने जो है इसको बहुत महत्व दिया, उन्होंने अध्यापकों को महत्व नहीं दिया है। तो उनका मानना यही है कि अवलोकन होगा जहाँ पर, वहाँ पर निरीक्षण भी होगा। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। जब बालक इंद्रियों का प्रयोग कर रहा होता है तो किसी कार्य को कर रहा होता है। कार्य करने में उसे उस कार्य से संबंधित ज्ञान प्राप्त होता है। इस विधि से ज्ञान प्राप्त करना रुचिकर तथा सहज होता है तथा बालक का आत्मविश्वास बढ़ता है। जैसे हम जैसे गाना सुनते हैं, अब गाना सुनना पसंद है, लेकिन जब तक हम उसको लर्न नहीं करेंगे या फिर खुद प्रयास नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा, है ना। और लर्निंग बाय डूइंग का मतलब है यदि हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। ठीक है, एक बार गलत गाएंगे फिर उसको ये लगेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, फिर दूसरी बार, तीसरी बार ऐसे प्रैक्टिस करने से उसको लगेगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ और आत्मविश्वास बढ़ेगा। जैसे एक बार पेपर क्लियर नहीं हो रहा, 2 बार पेपर क्लियर नहीं हो रहा, वो कहता है कि मैं करके रहूँगा, इतना तो मेरे को आता है। तो उससे क्या होगा, ज्ञान बढ़ेगा तो आत्मविश्वास ज़रूर बढ़ेगा। ठीक है, अनुभव से सीखना, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तो वह स्वयं अनुभव करके ज्ञान प्राप्त करता है। जैसे हम दूसरे को किसी कार्य को करता हुआ देख पूरी तरह उस कार्य को नहीं कर सकते। अब जैसे कोई बहुत अच्छा डांस कर रहा है तो एकदम देखकर नहीं कर सकते, उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। मनुष्य को उसके स्वयं के अनुभव से उसको खोजी बनाते हैं। अनुभव मनुष्य का सबसे बड़ा शिक्षक है।
ठीक है। इसी प्रकार हम सत्य का ज्ञान दूसरों द्वारा किए गए अनुभव पर निर्भर करके प्राप्त नहीं कर सकते। हम दूसरों के ज्ञान को देखकर हम जो अनुभव है वो प्राप्त नहीं कर सकते। अगर कोई बताएगा मेरे साथ ऐसा हुआ फिर मैं उसके बाद सीखा, तो हम उससे नहीं सीख सकते जब तक हम खुद अनुभव ना करें वो चीज़ें। ठीक है। वो कहते हैं ना, किसी को अपना अगर दर्द भी बताओ तो उसको वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं होगी जब तक वो उसके साथ खुद गठित नहीं होगी। ठीक है। वो तुम्हारी बातों पे उल्टा हंस देगा या फिर तरस खाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है। दृश्य से सीखना। दृश्य से सीखना मतलब दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑडियो विजुअल एड्स, यानी दृश्य श्रव्य सामग्री आज के युग की महत्वपूर्ण देन है। ज्ञान प्राप्ति की विधियों के लिए यह सामग्री बहुत उपयोगी है। इसका प्रयोग बालक अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ठीक है। जैसे अब बुक्स एक सबसे बड़ा उदाहरण है, या फिर ऑडियो किसी भी चीज़ की, तो उससे हम अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि दृश्य श्रव्य साधनों के प्रयोग से एक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग हो सकता है। हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और उसको समझ भी सकते हैं, वह और ज्ञान प्राप्त भी कर सकते हैं। अधिक ज्ञान के साथ साथ इसे सहज ढंग से भी प्राप्त किया जा सकता है। दृश्य श्रव्य सामग्री बच्चे को प्रेरणा प्रदान करती है। विषय सामग्री को अर्जित करने में कोई कठिनाई नहीं होती, सरलता के साथ ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखिए, अगर आपके पास बुक्स होंगी, आपके पास सारी सुविधाएं होंगी, तो एक आसानी हो जाती है। ठीक है। कठिनाई नहीं होती है ज्ञान को प्राप्त करने में या फिर ज्ञान को अर्जित करने में। ठीक है। तो ये रहा एक पॉइंट। 4 पॉइंट हैं इसके। अवलोकन विधि यानी ऑब्जर्वेशन मेथड, करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग, अनुभव से सीखना यानी लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है। अब आता है दूसरा पॉइंट है तर्क बुद्धि। तर्क बुद्धि के 7 पॉइंट हैं। ठीक है। ये भी मैंने आपको पहले करवाया हुआ है। तर्क बुद्धि यानी रीजनिंग, इसमें आगमन विधि बताया था, जिसमें क्या होता है, उदाहरण देकर बच्चे को समझाया जाता है। निगमन विधि, पहले रूल समझाया जाता है फिर उदाहरण दिया जाता है। अंतः प्रज्ञा यानी इंट्यूशन, अंदर से ही आपको एक इंट्यूशन हो जाती है कि आज ये होने वाला है, आज अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है, इंट्यूशन हो जाती है। आप्त वचन अधिकारी यानी टेस्टिमनी और अथॉरिटी। आप्त वचन वह ज्ञान है जिन काव्यों की प्राप्ति के लिए हमें विशेषज्ञों या अधिकारियों पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है। यानी अगर हमारे पास जो बुक्स हैं उन पर हम निर्भर हैं पूरी तरह से। अगर हमें कह देगा कोई कि सन के आसपास जो है धरती घूमती है, तो हमें वो मानना पड़ेगा। इसको अधिकारात्मक ज्ञान भी कहते हैं। ठीक है। इसमें विश्वास करके ही प्राप्त होता है। विशेषज्ञों में विश्वास प्राप्त करके ही जो है वो ज्ञान हम पा सकते हैं। फिर है एकाग्रता और ध्यान, ये आगे पढ़ेंगे। प्रयोगात्मक विधि, समस्यात्मक समाधान विधि। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम ये शुरू करते हैं। तर्क बुद्धि। तर्क बुद्धि यानी रीजनिंग। कई बार बालक को ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है। जैसे 2+2 4 होते हैं, 5 नहीं हो सकते, इसका एक रीज़न है। वह तर्क वितर्क करते हुए विवेक के साथ ज्ञान अर्जित करता है। तर्क बुद्धि के अंतर्गत 2 विधियों का प्रयोग होता है। ये दोनों विधि ज्ञान अर्जित करने में बहुत उपयोगी और सहायक सिद्ध होती हैं। कौन कौन सी 2? आगमन विधि यानी इंडक्टिव मेथड और निगमन विधि डिडक्टिव मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट में भी, और जाहिर सी बात है सीटेट में इंपॉर्टेंट है तो एमसीक्यूज जो आने वाले हैं उनमें भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा।
आगमन विधि और निगमन विधि के 3 से 4 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं सीटेट क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर 2 में भी और 1 में भी, और ये हर एक सब्जेक्ट की पेडागोजी में आता ही आता है। ठीक है, ज़्यादातर मैथ्स में देखने को मिलता है। आगमन विधि यानी इस विधि में विशेष से सामान्य यानी फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल की ओर तथा सूक्ष्म से स्थूल से सूक्ष्म की ओर ये पूछ लेता है कि आगमन विधि में कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, और निगमन विधि में जनरल टू पर्टिकुलर। ठीक है, यानी सामान्य से विशेष की ओर, और आगमन विधि में विशेष से सामान्य की ओर। ठीक है, पर्टिकुलर से जनरल की ओर आगमन विधि में, और निगमन विधि में जनरल टू पर्टिकुलर। ठीक है, इसको और अच्छे से समझने के लिए फिर से आगमन विधि इंडक्टिव मेथड फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट यानी फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। ठीक है, इस विधि द्वारा बालकों का ध्यान अनेक विशेष उदाहरणों की ओर आकर्षित किया जाता है। पहले उनको उदाहरण देकर ध्यान जो है उनका केंद्रित किया जाता है एक चीज़ के ऊपर और आकर्षित किया जाता है उदाहरणों पर। वे इन विशेष उदाहरणों की सहायता से एक सामान्य सिद्धांत का निर्माण कर लेते हैं। इस सिद्धांत को परखने के लिए एक उदाहरण की सहायता ली जाती है। जैसे एक कौवा देखा वह काला था, दूसरा कौवा देखा वह भी काला था, तीसरा कौवा देखा वह भी काला था। इस प्रकार कहा जा सकता है सभी कौवे काले रंग के होते हैं। ठीक है, यह विधि भूगोल, अब देखो कौन कौन से विषय में जो है बहुत उपयोगी है। कौन कौन से विषयों में? भूगोल में, गणित में, गणित मतलब मैथ्स, भूगोल मतलब ज्योग्राफी, विज्ञान में, साइंस में, भाषा व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत उपयोगी है। तो अब ये अगर सीटेट में जिनके पास ज्योग्राफी, गणित और विज्ञान है, भाषा व्याकरण है, तो उनको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि आगमन विधि जो है बहुत इम्पोर्टेंट है इन विषयों के लिए। ठीक है, फिर निगमन विधि यानी डिडक्टिव मेथड, वह विधि आगमन विधि के विपरीत, ऑब्वियस सी बात है, अपोजिट है एकदम। उसमें होता है पर्टिकुलर टू जनरल, इसमें होता है जनरल टू पर्टिकुलर, सामान्य से विशेष या नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। इसमें नियम का तो पहले से ही पता होता है। ठीक है, नियम का पता होता है, उस नियम की सत्यता को परखा जाता है। जैसे गणित का एक नियम है कि त्रिभुज के तीनों कोण मतलब तीनों जो कॉर्नर्स हैं उनमें दो समकोण होते हैं, यानी दो जो हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, सेम साइज होता है मतलब। ठीक है, इसकी पुष्टि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों को मापकर की जा सकती है कि यह कथन सत्य है, उचित है तथा हम इसे स्वीकार कर लेते हैं। यह विधि अधिकतर विज्ञान यानी साइंस, मैथ्स, ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री आदि विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, तो इसमें भी जो गणित और ज्योमेट्री है और विज्ञान है, इसके लिए ये विषयों के लिए ये भी ज्ञान जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद है अंतः प्रज्ञा यानी इंट्यूशन। अंतः प्रज्ञा का सहज बोध भी कहा जाता है। जैसा कि हम पहले भी विवेचना कर चुके हैं कि इस विधि में ज्ञान सहज बोध से प्रारंभ होता है। सहज बोध का स्वरूप समग्रता की अनुभूति में है। मानव ज्ञान इसी अनुभूति से प्रारंभ होता है। बुद्धि का विश्लेषण, सामान्यकरण, विभेदीकरण आदि की प्रक्रिया बाद में आती हैं। इस प्रणाली के समर्थक हेनरी बर्गसो ये पूछ लेगा कि इस प्रणाली के जो समर्थक हैं कौन हैं।
अपनी बुक, अगर आपके पास बुक है तो बुक में ये अंडरलाइन कर लीजिए, नहीं तो किसी रजिस्टर में लिख लीजिए कि हेनरी बर्गसो जो है वो बहुत इस जो प्रणाली को समर्थक करते हैं। ठीक है, इस प्रणाली के समर्थक हैं हेनरी बर्गसो। बर्गसो ने सबसे अधिक प्रभावशाली ढंग से अंतःप्रज्ञा को दार्शनिक प्रणाली के रूप में अर्थात जीवन और जगत के वास्तविक स्वरूप को समझने में साधन के रूप में प्रस्तुत किया। सहज बोध बुद्धि से आगे रहता है। बुद्धि से इन सब का अपूर्ण ज्ञान हो जाता है, लेकिन पूर्ण ज्ञान जो है सहज बोध द्वारा ही संभव हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं व्यापार में सहज बोध की प्रतिभा और दूरदृष्टि का एक अनिवार्य तत्व है। सहज बोध दर्शन में एक विधि के तौर पर आने से पहले काव्यों और विश्वासों में अभिव्यक्त हो जाती हैं तथा इसे ज्ञान की छठी इंद्रिय से संबंधित, अब पूछ लेगा कि छठी इंद्रिय कौन सी बताई गई है, तो आप बता देंगे कि कौन सी बताई गई है। अंतः प्रज्ञा, इंट्यूशन को छठी इंद्रिय बताया गया है, उस ज्ञान से संबंधित भी कहते हैं। ठीक है, आप्तवचन यानी अधिकारी, टेस्टिमनी या फिर अथॉरिटी भी कहते हैं। आप्तवचन वह ज्ञान है जिन काव्यों की प्राप्ति के लिए हमें विशेषज्ञों तथा अधिकारियों पर निर्भर रहना पड़ता है। ये सभी विशेषज्ञ विषय विशेष के ज्ञाता होते हैं। हमारे ज्ञान में एक बहुत बड़ा भाग, मतलब बहुत बड़ा पार्ट इन विशेषज्ञों की अभिव्यक्ति किया हुआ ज्ञान है। इस ज्ञान का ना तो संबंध इंद्रिय अनुभव से है और ना ही बुद्धि तर्क से है, दोनों से ही नहीं है, रीजनिंग से भी नहीं है और इंद्रिय अनुभव से भी नहीं है, नॉलेज थ्रू सेंसेस से भी नहीं है। यह ज्ञान तो हमें विशेषज्ञों और विश्वास करके ही प्राप्त होता है। इस ज्ञान को अधिकारात्मक ज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, एकाग्रता और ध्यान। एकाग्रता और ध्यान क्या है, यानी कंसंट्रेशन और मेडिटेशन क्या है। चित्त की एकाग्रता के बिना किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। आप बताइए, यदि आपका विषय को पढ़ने में ध्यान ही नहीं है तो आप क्या ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। सभी विधियां प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से चित्त की एकाग्रता से संबंधित है। ज्ञान प्राप्ति की सबसे उपयुक्त विधि एकाग्रता है। सभी मानसिक शक्तियों को एक बिंदु पर केंद्रित करके हम कठिन से कठिन विषयों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इस विधि को स्वामी विवेकानंद ने बहुत महत्व दिया है। आप देख लें कि कौन सी विधि को किसने बहुत महत्व दिया है, अंडरलाइन कर लें। यदि आपके पास लक्ष्मी पब्लिकेशन की बुक है, पेज नंबर 20 है। ठीक है, उनसे तो यहाँ तक कहा गया है कि एकाग्रता की शक्ति ज्ञान के संचित भंडार की एक मात्र कुंजी है। द पावर ऑफ कंसंट्रेशन इज द ओनली की टू द स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज। आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो आध्यात्मिक मतलब पूजा पाठ जो एकदम ब्रह्म से जुड़ता है वो होता है आध्यात्मिक ज्ञान। उसकी प्राप्ति के लिए एकाग्रता के साथ साथ ध्यान क्रिया का भी होना आवश्यक है। देखते हैं ना, हम मेडिटेशन करते हैं, बहुत लोग किस लिए करते हैं, भगवान से जुड़ने के लिए, ब्रह्म से जुड़ने के लिए, उसको जानने के लिए। ठीक है, प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि कौन सी है, एक्सपेरिमेंटल मेथड। जो ज्ञान प्रयोगों के द्वारा प्राप्त की जाती है उसे प्रयोगात्मक विधि कहते हैं। यह ज्ञान प्रयोगशालाओं में प्रयोग करके प्राप्त किया जाता है।
यह ज्ञान अधिकतर विज्ञान, मनोविज्ञान और भूगोल आदि के विषयों से संबंधित ज्ञान होता है। इस ज्ञान को नियंत्रित का ज्ञान भी कहा जाता है, क्योंकि प्रयोग करते समय बहुत से तत्व नियंत्रित करने पड़ते हैं। यदि हम ऐसा नहीं करते तो ज्ञान संबंधी परिणाम गलत भी आ सकते हैं। इसीलिए प्रयोग योजनात्मक तरीके से किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रयोगात्मक विधि यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड। बहुत ही आसान सा है एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो अब आते हैं हम समस्यात्मक समाधान विधि यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। आजकल के जो बच्चे हैं उनमें ये होना बहुत आवश्यक है और कईयों में होती भी है। यदि आप एक गाड़ी तोड़ देंगे या फिर कुछ तोड़ देंगे तो उनमें वो रोते नहीं हैं आजकल, उनको जोड़ने में लग जाते हैं ताकि मम्मी या पापा जो हैं वो डांटे नहीं उनको। ठीक है, समस्यात्मक विधि भी ज्ञान प्राप्त करने की एक महत्वपूर्ण विधि है। जब कोई व्यक्ति या समूह किसी समस्या को लेकर उसके समाधान प्रक्रिया में सोच विचार करता है तथा उस समस्या के समाधान हेतु उसके मन में जो विचार आता है वह अवश्य ही समाधान के पश्चात ज्ञान में परिवर्तित हो जाते हैं। जब किसी व्यक्ति ने किसी समस्या का समाधान करना होता है तो वह समस्या के बहुत से पहलू को सामने रखकर सोच विचार करता है। बहुत सारी अलग अलग सिचुएशन में सोचता है कि अगर ऐसा हो गया तो, ऐसा नहीं हुआ तो, है ना। हम सोचते हैं, हर कोई व्यक्ति सोचता है। ठीक है, जो विकल्प सबसे सही होता है वह समस्या का समाधान करने के साथ साथ ज्ञान का भाग बन जाता है। यह विधि मानसिक और वैदिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है और बहुत उपयोगी भी होती है। इस विधि के द्वारा व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि होती है। इसका कारण यह है कि समस्या का पहले से बनाया समाधान नहीं होता। समस्या के आने पर ही उसके समाधान के लिए चिंतन क्रिया प्रारंभ होती है। यह चिंतन प्रक्रिया मनुष्य को ज्ञान प्रदान करती है। यह विधि प्रयोजनवाद पर आधारित है। ठीक है, तो ये होता है समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। मतलब समस्या के आने पर उसके जो समाधान है उसके लिए चिंतन जो प्रक्रिया है, जब हमें समस्या आएगी तभी तो हम उसके बारे में चिंतन करेंगे। पहले से ही हम कैसे सोच लेंगे? कोई इंट्यूशन मेथड थोड़ा ना है, ये अंतः प्रज्ञा थोड़ा ना है कि हमें पता है कि भाई ये वाली प्रॉब्लम आने वाली है। जब चिंतन प्रक्रिया का आरंभ होता है, कब होता है? जब समस्या आती है। चिंता प्रक्रिया मनुष्य को ज्ञान प्रदान करती है और इस विधि को प्रयोजनवाद पर आधारित कहा गया है। ठीक है, प्रयोजनवाद मतलब प्रयोग करते हैं हम तभी प्रयोग करेंगे जब हमारे पे समस्या आएगी, है ना। तो समस्या का हल होता है, समस्या का समाधान होता है, ये बात सत्य है। लेकिन समस्या का प्रयोजन चिंतन जो है हम पहले से ही थोड़ा ना करके बैठ जाएंगे कि भाई ये होगा तब हम ये करेंगे। नहीं, जब समस्या पड़ती है, जैसे एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि जैसे हम किसी परीक्षा में फेल हो जाते हैं। ठीक है, मान लो परीक्षा में फेल हो गए और घर वालों ने हमें निकाल दिया, ठीक है, घर से। लेकिन अब हम सोचेंगे कि कहाँ जाएं हम, कहाँ नहीं जाएं। ठीक है, तो उसके लिए हम चिंतन करेंगे गहन। ठीक है, कई लोग होते हैं गलत प्रवृत्ति में पड़ जाते हैं, बट जिनको कुछ प्रूफ करना होता है
जिनको अपने आप को सही साबित करना होता है, वो कभी भी गलत प्रवृत्ति में नहीं जाएगा इंसान। ठीक है, वो गहन चिंतन करेगा, है ना, और चिंतन करके फिर उसका रास्ता ढूंढेगा। और अवश्य है कि समाधान होता है। प्रॉब्लम जो सॉल्विंग मेथड है, ये सत्य है। जब चिंतन करेगा, उसकी प्रक्रिया प्रारंभ होगी, तो मनुष्य को अवश्य ज्ञान प्राप्त होगा ही होगा। और इसको प्रयोजनवाद कहते हैं। कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल आएगा। ठीक है, मेन क्या है? संस्कार। यदि बच्चे के पास अगर संस्कार होंगे तो वो कभी गलत प्रवृत्ति में नहीं जाएगा। यदि बच्चे के पास संस्कार नहीं है तो वो गलत प्रवृत्ति में जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो इससे हमने पढ़ा आज इंद्रिय अनुभव के द्वारा ज्ञान और तर्क बुद्धि। ठीक है, इंद्रिय अनुभव के द्वारा ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? 4 तरीकों से प्राप्त होता है। अवलोकन विधि यानी ऑब्जर्वेशन मेथड, करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग, अनुभव से सीखना लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, दृश्य से सीखना यानी ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है, फिर उसके बाद है तर्क बुद्धि। तर्क बुद्धि यानी रीजनिंग। आगमन विधि इंडक्टिव और निगमन विधि डिडक्टिव। अंतःप्रज्ञा इंट्यूशन, आप्तवचन या फिर अधिकारी भी कह सकते हैं इसको, टेस्टिमनी या अथॉरिटी। एकाग्रता और ध्यान कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन। एक्सपेरिमेंटल मेथड जिसको हम कहते हैं प्रयोगात्मक विधि। और समस्या समाधान विधि यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, समस्यात्मक समाधान विधि। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please do subscribe, like and share.